नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन की दादी उसे कंपनी से निकालने की धमकी देती है। अगर उसे कंपनी में रहना है तो अनाया को डिवोर्स देना होगा। ये धमकी सुनकर हर्षवर्धन का गुस्से का पारा चढ़ गया, क्योंकि उसे कभी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपना सर को सहलाता है, लेकिन मीनल देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हर्षवर्धन खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। वह गुस्से में हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, और रही बात तुम्हारी दीदी की, तो वह किसी लायक नहीं है। वह बस एक छोटी सी कपूर इंडस्ट्री की मालकिन है, और उसका परिवार कोई साफ सुथरा नहीं है। उसके पिता की रेपुटेशन कितनी खराब है, और वह जेल में भी है। जहाँ तक मुझे पता है उसकी माँ का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वह तो कब की मर चुकी है। और रही बात उसकी दूसरी पहचान की कि वो महान पेंटर नाबी बटरफ्लाई है, तो वह बस एक पेंटर है। एक कलाकार की कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, वह प्रतिष्ठा खानदान से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द उसे पीछा छुड़ा लो। वैसे भी वह तुम्हारे पैसों के पीछे ही पड़ी होगी। कुछ पैसे उसके मुंह पर मारो और मामले को रफा दफा करो, वरना अगली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रावत इंडस्ट्री को खोने के लिए तैयार हो जाना। ये सुनते ही हर्षवर्धन गुस्से में खड़ा हुआ और अपनी एक मुट्ठी टेबल पर मारता है। हर्षवर्धन की मुट्ठी में इतनी ताकत थी कि वह टेबल एक ही पल में चकनाचूर हो गया। वही हर्षवर्धन की हरकत से मिलान देवी डर के 2 कदम पीछे हट गई। हर्षवर्धन धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। मैं कब से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। और रही बात रावत इंडस्ट्री की, तो आप भी बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे रावत इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। रावत इंडस्ट्री को मेरी जरूरत है। एक बार मैंने रावत इंडस्ट्री को छोड़ दिया तो आप जो इस परिवार के गुणगान गा रही है और इतना महान दिखा रही है, वह परिवार किसी तिनके की तरह बिखर जाएगा। वैसे भी सभी दुश्मनों को अब तक सिर्फ मैं ही दबा कर बैठा हूँ। ये सुनते ही मीनल देवी को भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसे हर्षवर्धन के ओरा से डर लग रहा था। आज उसका रूप कुछ ज्यादा ही डरावना था। इतना डरावना रूप मिलन देवी ने हर्षवर्धन का कभी नहीं देखा था। वह अंदर से डर रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी पनप रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था वह सच था। मीनल देवी तो बस हर्षवर्धन को धमकाना चाहती थी ताकि वह उसकी बात मान ले, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर्षवर्धन पलटकर वार करेगा, वह भी इतना तगड़ा वार। वह गुस्से में हर्षवर्धन को उंगली दिखाकर अभी कुछ बोलती, उससे पहले उसकी नजरें हर्षवर्धन की खूंखार नजरों से मिली। वह तुरंत वहां से बाहर चली गई। वह जानती थी कि कहीं हर्षवर्धन गुस्से में कुछ ऐसा ना कह दे जिसमें उसकी और ज्यादा बेइज्जती हो जाए। बाहर जाते हुए उसे आज सच में डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह हर्षवर्धन को जानती है, उसने हर्षवर्धन को पाला है, लेकिन वह बिल्कुल गलत थी। उसे हर्षवर्धन के बारे में बहुत कम चीज पता थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही था। हर्षवर्धन बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी में था। इतनी डरावनी पर्सनैलिटी मीनल देवी ने कभी नहीं देखी थी। दूसरी ओर जिंदल विला के हालात बिल्कुल अलग थे। जिंदल विला में सारा खुद को जिंदल परिवार की बेटी समझ चुकी थी। वह पहले की तरह ही बन चुकी थी। हालांकि वह परिवार के सामने खुद को भोली भाली और नाजुक दिखाती थी, लेकिन परिवार के पीछे वह बाकी नौकरों को ऐसे ऑर्डर देती थी जैसे वही जिंदल परिवार की प्रिंसेस हो। यहाँ तक कि उसने 1-2 नौकर पर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन अरुणा जिंदल का साथ मिलने की वजह से कोई भी उसे कुछ कहता नहीं था। और जिंदल परिवार के बाकी के लोग भी अपने काम में बिजी हो चुके थे। रही बात उस मिस्टीरियस इंसान की जिसने ये पूरा जाल बिछाया था, वह भवानी शेरगिल की मौत की वजह से काफी गुस्से में था और उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। इसीलिए वह अब तक बौखला रहा था। उसे भवानी शेरगिल की जायदाद को भी हासिल करने का तरीका खोजना था। इसीलिए उसने पिछले कुछ वक्त में चिंतल विला में कोई भी नया तमाशा नहीं किया था, ना ही कुछ ऐसा किया था जिससे जिंदल विला में हलचल हो। बस दूर से कोई सारा की हरकतों पर नजर रखा हुआ था। इसीलिए वहां की लाइफ स्मूथ चल रही थी। और रही बात अनाया की, तो वह काफी वक्त से जिंदल विला में नहीं गई थी। ऊपर से हर्षवर्धन उसके साथ चिपकू की तरह चिपका हुआ था, इसीलिए भी वह जिंदल विला जाने में अनिच्छुक थी। और मीनल देवी की पिछली बात की वजह से तो वह काफी अपसेट हो चुकी थी। अब तो उसका दिल कुछ भी करने का नहीं हो रहा था।
और उसे हर्षवर्धन को लेकर ऑब्सेशन हो रही थी। उसका बस चलता तो वो हर्षवर्धन को अपने पास बांध कर रख लेती। जहां वह चाहती वह उसे अपने साथ लेकर जाती। लेकिन उसका दिमाग इतना भी कमजोर नहीं था। वह जानती थी कि हर्षवर्धन को अपने कई सारे काम निपटाने होंगे। उन सब की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। लेकिन अनाया धीमे धीमे करके परेशान हो रही थी, न क्योंकि उसके दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि मिलन देवी हर्षवर्धन को उससे दूर कर देगी। 2 जन्म जीने के बाद उसे अब हर्षवर्धन को छोड़ने के ख्याल से ही अंदर से तड़प मच जाती थी। और हर्षवर्धन भी एक चीज बहुत वक्त से नोटिस कर रहा था। एक दिन सुबह हर्षवर्धन अनाया को अपनी गोद में बिठाकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। हमेशा की तरह अनाया काफी शांति से खाना खा रही थी। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बीवी मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारी दादी माँ से बहस हुई है तब से तुम चुप चुप रहने लगी हो। ना ही तुम ज्यादा कुछ कहती हो, ना ही अपने काम में भी ध्यान देती हो। यहाँ तक कि तुम मेरे साथ हर रोज ऑफिस भी आती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। अनाया हर्षवर्धन की बात सुनकर ब्रेकफास्ट करना बंद कर देती है और गौर से हर्षवर्धन की ओर देखती है तो हर्षवर्धन गंभीर होकर उसकी आंखों में देखता है और उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से बोला, बीवी ऐसे मत देखो, हम दोनों की रूह जुड़ चुकी है। पहले ही मैं तुम्हारी तरह वर्ल्ड का बेस्ट मेंटालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी बीवी के दिमाग की बात पढ़ना और उसके दिल में क्या चल रहा है वह समझना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए साफ साफ बताओ बात क्या है। हर्षवर्धन की पूरी बात सुनकर अनाया अभी उसे कसकर अपने गले लगा लेती है और आंखें बंद करके मन ही मन बोली, कैसे बताऊं, पिछले जन्म में मिले हुए धोखे की वजह से अब मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे अलग ना हो जाओ। पिछले जन्म में भी मुझे विशाल पर इतना ही यकीन था, यहाँ तक कि अपने परिवार पर यकीन करके मैंने अपनी माँ का भी सब कुछ उसे दे दिया और आखिर में उसने मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया। अब डर लगता है कहीं दादी माँ तुम्हें मुझसे दूर न कर दे और कहीं कोई ऐसा ना जाए जो तुम्हें मुझसे छीन ले। लेकिन उसके दिल की बात वह जुबान पर नहीं लेकर आई, इसलिए हर्षवर्धन समझ नहीं पाया कि वह इतनी डिप्रेस क्यों है। वह उसे खुद से थोड़ा सा दूर करता है और प्यार से बोला, अभी बताओ बात क्या है। तो अनाया उसकी आंखों में देखती है और हल्के से बुदबुदाए, जैसे कहना चाहती हो, खुद मेरे दिल को पढ़ लो। और जिसे हर्षवर्धन कुछ न कुछ समझ गया हो तो वह उसे प्यार से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही अनाया ने अपनी मुठिया हर्षवर्धन की कॉलर पर कस ली और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हिम्मत भी मत करना, तुमने अब तक सिर्फ मुझे प्यार करते हुए देखा है और ये देखा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी और उसके बाद खुद को भी तबाह कर लूंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे बालों से पल पकड़ते हुए खुद के नजदीक करता है और अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि गलती मेरी है या फिर मुझे कोई भूल हुई है तो चाहे मुझे 100 बार मार लेना, लेकिन खबरदार खुद को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें प्यार करने का, तुमसे गुस्सा करने का, तुम्हें सजा देने का, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। हर्षवर्धन के जुनून को मैसेज करके एक पल के लिए तो अनाया भी डर गई। वह भी उसे गौर से देख रही थी। पता नहीं कब उन दोनों ने अपने होंठ एक दूसरे से मिला लिए और वह दोनों एक दूसरे में ही खो गए। क्या अनाया हर्षवर्धन के जुनून को समझ पाएगी और क्या मीनल देवी होगी अपने प्लान में कामयाब? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।